आप लोगों से गुजारिश है तमाम लोग पीछे हो जाएं। हम भी कारण है फॉर्च्यूनर भाई अहमद के सिंगल पे जाओ। चलो म्यूजिक पे आना है वो। आपके आमद के लिए म्यूजिक बजाना है। भाई म्यूजिक स्टार्ट करो। हाँ भैया बोल दो। चलिए मेरी आमद के ऊपर एक म्यूजिक लगाइए भाई साहब। जनाब जलील भाई साहब के पास वक्त की किल्लत है। सब तमाम लोगों से गुजारिश है पीछे हो जाए और उन्हें तकलीफ करने दें। बस आप लोगों से इंतजार है। तमाम लोग पीछे चले जाएं अपनी जगह ले। बराए मेहरबानी अपनी जगह लें और इम्तियाज जलील साहब की तकरीर गौर से सुने। तमाम लोग पीछे चले जाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप तमाम लोगों से यह अदबन गुजारिश करना चाहूँगा कि महज 30 मिनट बचे हैं और इन 30 मिनटों के अंदर मैं आपको बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो पैगाम लेकर आया हूँ वो सुनाना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह जो जोश मैंने यहाँ पर अभी देखा हूँ, मैं ये सोच रहा था कि अगर आज ये जोश ऐसा है तो इंशाल्लाह 23 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे तो यहाँ का मंजर कैसा होगा ये हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं। और मैं एक बात यकीन के साथ कहना चाहता हूँ कि ये जीत का जश्न मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अहमदाबाद में जीतेगी। इसका जश्न सिर्फ अहमदाबाद में नहीं मनाया जाएगा बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर ये जीत का जश्न मनाया जाएगा। और हमें पूरा यकीन है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अपनी दुआओं से हमें नवाजेंगे और ये मौका हमें फराहम करेंगे। ये हमें मालूम है कि मजलिस यहाँ पर जीतना नहीं चाहिए, मजलिस यहाँ पर अपने कदम नहीं जमाने चाहिए, यहाँ पे मजलिस कामयाब नहीं होना चाहिए। इसके लिए
पिछले 2 दिनों से यहां पर कैसी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। हर एक ये कोशिश कर रहा है, हर एक की ये साजिश है कि कोई भी जीत जाए। भाजपा वाला सोच रहा है कि अगर हम हार गए चल जाएगा, कुछ सीटें कांग्रेस जीत जाती है चल जाएगा। कांग्रेस वाले ये सोच रहे हैं कुछ सीटें हम हार गए चल जाएगा, भाजपा जीत जाए चल जाएगा, लेकिन मजलिस ने जीतना नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मंजर 2 मिनट पहले यहां पर जोहापुरा के अंदर देखने को मिला, वो मंजर उन्हें दिखा दो और उनको ये बता दो कि ये तो सिर्फ अभी झांकी है, 23 तारीख के दिन पूरी पिक्चर आना बाकी रह गया है। मुझे मालूम है कि इंशाअल्लाह 23 तारीख के दिन यहां पर फिजाओं में हरा रंग ही हरा रंग नजर आएगा। मजलिस का पतंग इतना ऊंचा उड़ने वाला है इंशाअल्लाह, क्योंकि हमने यहाँ के बुजुर्गों के अंदर जो मोहब्बत देखी है, जो नौजवानों के अंदर जो जोश देखा है, और हमारी माओं और बहनों की जो दुआएं हमें मिल रही है, इतना तो यकीन हो चला है कि असद साहब कुछ दिन तो गुजारने पड़ेंगे अब गुजरात में। बहुत लोगों की नींद हराम हुई है हमारे आने से। ये क्यों आए हैं, ये क्यों लड़ रहे? इन्हों आने से इसका फायदा होता, ये अगर आए हैं तो इसका नुकसान होने वाला है। ये आए हैं तब वोट काटने वाले हैं। हमने क्या ठेका लेके रखा है? ये हमने क्या आपका ठेका लेके रखा है? और क्यों अगर दूसरी जमातें, दूसरी सियासी पार्टियां अगर आप लोगों की नुमाइंदगी सही तरीके से करी होती ऐवानों के अंदर, तो मजलिस को यकीन मानिए पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी जगह नहीं मिलती। आप लोग खुद हमारी मुखालिफत करते और ये कहते कि नहीं, हमें मजलिस यहां पर नहीं चाहिए, क्योंकि जिन राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों को हमने चुनकर भेजा है वो हमारी आवाज ऐवानों तक पहुंचाते हैं, वो हमारे लिए अच्छे बुरे वक्त में खड़े रहते हैं, इसीलिए मजलिस को जगह ही नहीं मिलती। लेकिन तुमने हमारे साथ जो धोखे किए हैं, तुम जो ये समझते आए हैं कि ये जो कौम है, ये कौम हमारी जागीर है, ये जागीर, ये वोट, ये हमारा अधिकार है, इसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। मैं चाहूंगा कि हमारे गुजरात के सदर जनाब साबिर काबलीवाला साहब आ चुके हैं, जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करिए। मैं साबिर भाई एक बात यहाँ के लोगों को कहना चाह रहा था कि मुसलसल दुश्मन जा की निगरानी में रहना है। जहां सांप पनते हैं उसी पानी में रहना है। सता ले मुझको तू इतना कि मैं बर्दाश्त कर सकूं, फिर उसके बाद तो तुझे ही परेशानी में रहना है। मुझे मालूम है भाई, ये पटाखे 23 तारीख के दिन रखिएगा, बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि इसकी गूंज हैदराबाद तक सुनाई देना चाहिए। हुजूर ये इब्तिदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इब्तिदा ऐसी है तो अंजाम कैसा होगा आप भी समझ सकते हैं। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से ये इल्तिजा करने के लिए आया हूं भाई, जो लोग ये परेशान है कि पब्लिक यहाँ खड़े रहेगी, पब्लिक वहाँ खड़े रहेगी, आप खुद बैठ जाइए, पब्लिक हमारे करीब में आने दीजिए, क्योंकि हम दिल के साथ इनका रिश्ता बनाए हुए हैं। हम कोई वीआईपी नहीं है कि जो डी सर्कल बनाया जाएगा और पब्लिक उतने दूर से रहेगी करके। आप हमारे दिल में रहते हैं, आपकी जगह हमारे दिल में है, तो पब्लिक को रहने दीजिए।
ये जहां है। और सुनिए, थोड़ा आखिरी के ओवर बचे हैं, थोड़ा छक्के चौके मारने दीजिएगा। बोलने के लिए आए हैं तो आप सुनिए, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि यहां पर जितने मजलिस के चाहने वाले लोग हैं वही सुन रहे हैं। मैं आपको यकीन और दावे के साथ कहता हूं, उनके दफ्तरों में भी हमारी सभा देखी जा रही है मोबाइल के ऊपर। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जितने भी अलग अलग राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार हैं या उनके कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने गले के अंदर मफलर तो पंजर का लगाया हुआ है, टोपी मफलर सब पंजे की लगाए हुए हैं, लेकिन तकरीर हमारी सुनने वाले हैं और वोट भी इंशाल्लाह वो लोग भी हमें ही डालने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी ज़मीर ये गवारा नहीं करेगा। उन्हें भी इस बात का एहसास होगा जब उस दिन वो वोट डालने के लिए जाएंगे, मजबूरी हो सकती है, किसी न किसी मजबूरी के तहत वो एक कार्यकर्ता बनकर मफलर लगा लिए होंगे, टोपी पहन लिए होंगे, लेकिन पता नहीं कुदरती 21 तारीख के दिन ऐसा मौजज़ा होने वाला है कि वो सोचकर कुछ भी आएगा, लेकिन जब बटन दबाने के लिए जाएगा तो खुद ब खुद अल्हम्दुलिल्लाह उसकी उंगली पतंग के निशान के ऊपर चले जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पतंग के ऊपर मोहर लगाएगा। इसीलिए बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे राजनीतिक पार्टी के नेताओं को यह आगाह करना चाहता हूं, अगर ये सोच रहे हैं पैसा ऐसा डाल के खरीद देंगे, बेकार है। साबिर भाई मुझे बताया है कि साहब आखिरी 2 दिनों के अंदर यहां पर ऐसा खेल खेला जाता है, पैसा बांटा जाता है, वोट खरीदने की कोशिश की जाती है, आपकी कीमत लगाई जाती है, सौदा किया जाता है। अगर आपके पास कोई पैसा लेकर आए और ये कहे कि ये पैसा रख, वोट उनको दे, तो उनको एक बात कहना, बाजार में पैसों से कुत्ते और बिल्ली के बच्चे बिकते हैं, शेर के बच्चे बाजारों में बिकते नहीं है। यहां कितने शेर के बच्चे हैं देखना चाहेगा। किसी ने कहा कि गुजरात के अंदर शेरों की कमी हो रही है, शेर खत्म होते जा रहे हैं। हाथ ऊंचा करो और बताओ कि कितने शेर जोहापुरा में रहते हैं। मेरी नहीं, उनकी लो। बताओ हाथ ऊंचा करके शेर के बच्चों। अभी मेरे तकरीर से पहले मेरे औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष समीर साजिद साहब, उन्होंने कहा कि यहां पर कोई शख्स आया और उसने इस तरह की बातें करके गया। उन्होंने ऐसे बहुत ज्यादा अहमियत दे दिए है। समीर भाई बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं, 56 आएंगे 56 जाएंगे। ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं है। असद साहब जिस दिन आए थे, मैंने उनको जवाब उस अंदाज में दिया था, सीटी बजाकर। बजाओ सीटी। ये सीटी का मतलब ये है, मिट्टू बेटे, इनका काम यही है, इनका धंधा यही है। जहां मजलिस जाए पीछे पीछे से चले आओ और असदुद्दीन ओवैसी ऐसा, मजलिस ऐसी, इनको वोट नहीं देना, इनको वोट दिए तो ऐसा होता, इनको वोट दिए तो इनको नुकसान होता। एक बात सुनो, 70 सालों तक हमने गैरों के नुकसान और फायदे के बारे में सोचा, नतीजा क्या हुआ? अगर नुकसान सबसे ज्यादा किसी को सहना पड़ा तो हम लोगों को सहना पड़ा। अब इसके बाद किसी के नुकसान और किसी के फायदे के बारे में सोचा नहीं जाएगा। इसके बाद अगर मजलिस किसी के फायदे के बारे में सोचेगी तो अपने कौम के फायदे के बारे में
सोचेंगी, अपने फायदे के बारे में सोचेगी। ट्रिपल तलाक का मुद्दा, असद अवैसी क्या बोले? कुछ बोले नहीं। ट्रिपल तलाक के ऊपर हम मुंह में लड्डू लेके बैठेंगे, बोलेंगे नहीं कुछ भी। शरीयत का कानून बदला जा रहा, नहीं, खामोश, हम नहीं बोलेंगे। असदुद्दीन अवैसी बोलेंगे। CANRC का कानून आया, असद अवैसी क्या बोले? उन्होंने बोलना चाहिए हम वोट किसी और को देंगे, लेकिन CANRC के ऊपर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बोलना चाहिए। मुझे फख्र है मेरे भाइयों कि मेरा कायद बोलता है। उस दिन ऐवान के अंदर 550 के करीब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद बैठे हुए, एक तरफ 303 भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, समाजवादी पार्टी के, आप ही लोग इन्हें चुनकर भेजे हैं वहां पर, यह उम्मीद के ऊपर कि मेरे लिए ये आवाज उठाएगा, मेरे लिए खड़ा रहेगा। लेकिन उस दिन मैंने देखा कि सामने नरेंद्र मोदी साहब बैठे, अमित शाह साहब बैठे, किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरे कायद ने आंखों में आंखें डालकर मोदी साहब को कहा कि तुम लाओ कानून, लेकिन तुम्हारे इस कानून की कीमत हमारी नजर में क्या है तो देख मोदी, क्या है इस कानून की कीमत। और ये फेंक दिया उनके मुंह पर। किसी में थी इतनी जुर्रत, किसी में थी इतनी हिम्मत। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की बदौलत मैं उसी ऐवान के अंदर मुझे यह शर्फ हासिल हुआ कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ वहां उस लोकसभा के अंदर जाकर बैठूं। जिस दिन असद साहब ने उस कागज को फाड़ कर फेंका, उनके खिलाफ कैसे कैसे नारे लगाए जा रहे थे, और मैं बैठकर ये सोच रहा था कि आखिर असद साहब को यह हिम्मत कहां से मिलती है, इतनी जुर्रत, इतनी ताकत उन्हें कहां से मिलती है कि मोदी साहब की आंखों में आंखें डालकर, अमित शाह साहब की आंखों में आंखें डालकर वो अगर ये फैसला लेते हैं कि मैं तुमसे सवाल करूंगा, ये हिम्मत कहां से आती है? मुझे जवाब मिलता है जब मैं अहमदाबाद के जोहापुरा में आता हूं तो जवाब मिलता है ये हिम्मत असदुद्दीन अवैसी को यहां से मिलती है मेरे भाइयों, ये यहां से मिलती है। ये आप लोगों की ताकत है जो आज असदुद्दीन अवैसी साहब इतना डटकर मुकाबला कर रहे। लोग कहते हैं कि नहीं, ये सरकार किसी को भी अंदर डाल देगी, इंक्वायरी लगा देगी, जेल भेज देगी। अरे जिस कौम से हमारा ताल्लुक है उस कौम के बारे में थोड़ा समझ लो। हम डरते हैं, ये कौम डरती है। मोदी साहब आपके अहमदाबाद में खड़े रहकर मैं आपको ये कह रहा हूं, अमित शाह साहब कान खोल के सुनो, हम डरते हैं लेकिन तुम्हारे जैसों से कभी नहीं डरेंगे। हम डरते हैं तो अपने रब से डरते हैं, अपने अल्लाह से डरते हैं हम। अरे हुकूमतें तो आएगी जाएगी, कोई जिंदगी भर के लिए वजीर आजम नहीं बना है। अच्छे अच्छे तख्त ताज पलट जाते हैं, तुम क्या चीज हो? अगर हम कहेंगे तो आप कहेंगे कि देखो ये भड़काऊ भाषण दे रहे हैं यहां पर। हम नहीं बोलेंगे। वजीर आजम साहब, हम आपको ये कहना चाहते हैं यही वो आवाम है जो अगर इम्तियाज जलील को पार्लियामेंट के अंदर भेज सकती है तो यही वो आवाम है जिसने आपको वजीर आजम बनाया था। इन्हीं की ताकत है। इस जमहूरियत के अंदर ताकत आवाम की होती है।
वरना आप क्या थे पहले? चाचा, ये जलसा खत्म होने के बाद मैं आपसे गले मिलना चाहूंगा। सुनिए, मैंने पूछा वो क्या करते थे? क्या करते थे बोलिए? क्या बेचते थे? ये कैमरा किसका है भाई साहब? पुलिस वालों का है? इलेक्शन कमीशन का नहीं ना? और रहा भी तो क्या घंटा टेढ़ा कर लेते। अब ये है, अब ये बोलेंगे हमारे को कि देखो ये वजीर आजम को चाय वाला बोले। हमने बोले, मेरे मुंह से सुने, आपके कैमरे में रिकॉर्ड हुआ क्या मैंने बोला करके? नहीं, मैंने सवाल किया, जवाब चचा ने दिए। केस बनता है क्या बाबा? अब वो कांग्रेस वाला रात में जाएगा पुलिस स्टेशन, पुलिस वालों को बोलेगा देखो वो मजलिस का आया था सांसद, यहाँ पर हमारे वजीर आजम को चाय वाला बोल के गया। उन्हें चाय बेचते थे तो हमने चाय वाला बोले, अगर पकोड़े बेचते थे तो हम पकोड़े वाला बोले होते, भजिए बेचते थे तो भजिए वाला बोले होते। आप ही ने हमको बताया, हमने कहा आपके हाथ की चाय पी, आपने पूरे देश को बताया कि मैं चाय बेचता था करके उसमें। अब वो जाएगा और बोलेगा इनके ऊपर केस करो करके। अब केस बनता नहीं है, इसलिए बनता नहीं है कि अब हम इतने होशियार हो चुके हैं कि हमको क्या बोलना है, कैसा बोलना है, कितना बोलना है। अब हम अपनी आवाम के साथ एक ऐसा रिश्ता बना लिए हैं कि अब हम इशारों में भी बात करते हैं तो पब्लिक समझ जाती है। और केस की जगह क्या मिलता है तो बाबा जी का ठिल्लू मिलता है। तो बहुत परेशान है ये इतने परेशान है हमसे कि कहते हैं कि पहले एक ही था, पूरे पार्लियामेंट के अंदर एक ही था, ये दूसरा भी आया है, ये भी बोलता है। मजलिस गूंगे, मुक्के और बहरों की जमात नहीं है, बोलने वालों की जमात है मेरे भाई। अपने हक के लिए बोलने वालों की जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। बहुत परेशान होते थे, ये कहते थे कि नहीं ये तो एक ही हैदराबाद की इनकी एक एमपी की सीट आती है, हैदराबाद के बाहर ये जीत नहीं सकते हैं। हम जीते, हम बाहर गए, हम लड़े तो हम जीते। लेकिन आज सबको तकलीफ इस बात की सता रही है कि नहीं, इस मुल्क के अंदर हर कोई लड़ सकता है इलेक्शन, मजलिस ने नहीं लड़ना चाहिए, मजलिस से नहीं लड़ना चाहिए। सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां एक साथ हो जाती। हम बिहार के अंदर गए, वही बातें हमको सुनने को मिली कि नहीं ये सिर्फ वोट काटे कि हम लड़े तो हम जीते। लोग कहते हैं दो ही तो है। 20 साल पहले भाजपा के कितने सांसद थे आपको पता है? 2। अभी हम कितने हैं? समझ जाओ मोदी जी, कांग्रेस वालों भी समझ जाओ, वो 2 थे, 300 पे गए हैं, हम भी आगे जा सकते हैं। आंकड़ों मायने नहीं रखते हैं, आंकड़े मायने नहीं रखते हैं। ऐवानों के अंदर तो तुमको भी भेजा है, क्यों आवाज नहीं उठाते? हम जब गए वहां पर तो एक साहब ने हमसे कहा इतना बड़ा ऐवान है, इतना बड़ा सदन है, तुम 2 ही तो है, क्या कर लेंगे? इतने बड़े ऐवान के अंदर क्या कर सकते? आप लोग बैठिए, हमारी माएं और बहनें उधर से देख रही हैं, उनको भी देखने का मौका दीजिए, बैठ जाइए। तो उन्होंने कहा कि 550 का ऐवान है, आप 2 ही तो है। अब उसने सवाल कर दिया, जवाब तो मुझे देना था। मैं कहा खामोश बैठता। मैं बोला कभी जंगल गया है क्या तू? तो बोले क्या मतलब? तो बोला जंगल में कुत्ते बिल्लियों की गिनती नहीं होती है, शेर कितने हैं ये देखे जाते हैं मेरे भाई, शेर कितने हैं ये देखे जाते हैं। क्या है, आंकड़े लेके बैठे हैं कि हमारे इतने सांसद आए, अगर लेकिन मुंह में लड्डू लेकर बैठे हैं, अगर आवाज तुम्हारी आवाज उस वहां पे उस ऐवान के अंदर नहीं पहुंचा रहे हैं तो क्या मतलब है? मुल्क के हालात तो अब ऐसे हो गए हैं कि कुछ भी कर लो। अंध भक्तों की ये हालत हो गई। मुबारकबाद देना चाहूंगा कि गुजरात के ही वजीर आजम है, 100 रुपये पेट्रोल हो गया है, 100 रुपये पेट्रोल हो गया है। और जो भक्त है वो इतने खुश है
बोले मोदी 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 100 रुपये में। बोले देखे इससे पहले किसने किया था क्या 100? हमारे मोदी जी ने किया। चाइना अंदर घुस रही है हमारे सरहदों के अंदर, इतने खुश। देखो पहले कभी घुसी थी क्या? हमारे मोदी जी ने घुसाए। अरे अंधभक्ति की भी एक सीमा होती है। सोचो ये मुल्क कहां जा रहा है, और हम है कि हम बटे हुए, बिखरे हुए, अलग अलग फिरकों में बटे हुए, अलग अलग जमातों के अंदर बटे हुए, अलग अलग सियासी पार्टियों के अंदर बटे हुए। कब खड़े होगी हमारी क़यादत? इन बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में कौन सोचेगा? 1024 करोड़ रुपया माइनॉरिटी का बजट इस साल कम कर दिया गया है। 1024 करोड़ रुपया जो कांग्रेस का उम्मीदवार तुमसे वोट मांगने के लिए आ रहा है, उससे एक सवाल करो कि तेरे 18 एमपीज ने, तेरी पार्टी के 18 एमपीज ने बजट के ऊपर भाषण दिया। किसी एक एमपी का नाम बताओ जिन्होंने आपका ये मुद्दा उठाया। 1024 करोड़ रुपए में जो स्कॉलरशिप बच्चों की थी, जो स्कूल खोले जाने वाले थे, जो हमारी बच्ची के कॉलेजेस खुलने वाले थे, ये पूरा पैसा खत्म कर दिया गया, काट दिया गया। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, सब खामोश बैठे हैं। लेकिन इलेक्शन के दिन आएंगे, ऐसे जलसे सजाएंगे और आपसे वोट मांगेंगे। मैं आपको ये कहता हूं, नहीं चाहिए हमें मजलिस। अगर तुम हमारे साथ इंसाफ करते तो मैं तुमको एक चुनौती दे रहा हूं। कल 5 बजे तक का वक्त है। बताओ कि तुम्हारे नुमाइंदों ने, तुम्हारे एमपीज ने ये मुद्दा अगर उठाया, या तुम्हारा कोई मुद्दा उठाया, तो 5 बजे हम ये ऐलान करेंगे कि मजलिस का साथ मत दो, उनको साथ दो। और सिर्फ हम साथ की बात नहीं करेंगे, हम तुम्हारी गुलामी करेंगे। कब तक तुम हमारी कौम के साथ इस तरह का खिलवाड़ करते रहेंगे? आज भी वो ज़हनियत के लोग हैं जिन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही। ये सिर्फ बल्दिया का इलेक्शन है, लेकिन ये जीत अहमदाबाद में होगी तो ताकत मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को मिलेगी। मेरे भाइयों, वो ताकत हमें उन्हें देनी है। हमें खामोश बिठाने के लिए हमने कुछ बोलना नहीं, हमने कुछ करना नहीं, हमने इलेक्शन लड़ना नहीं। ये कब तक चलता रहेगा और कब तक हम इन बातों का शिकार होते रहेंगे? मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह 21 तारीख के दिन जोहापुरा के इस इलाके के अंदर तमाम बुजुर्ग, नौजवानों, मेरी माओ और बहनों, आप लोग फजर की नमाज के बाद उठिएगा, दुआ करिएगा, अपना वोट डालने के लिए जाइए। बहुत सारे लोग महीनों महीनों अपना कारोबार बंद रखे क्योंकि कोरोना था, सरकार का हुक्म था। एक दिन अगर हम 5 साल के अंदर आपसे मांग रहे हैं कि एक दिन अपना कारोबार बंद रखिए। और ये मत समझिए ये जो 4 उम्मीदवार यहाँ पर स्टेज के ऊपर बैठे हैं, उम्मीदवार ये 4 है। हर शख्स ने ये समझना चाहिए कि उम्मीदवार वो नहीं है, उम्मीदवार मैं हूं और मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूं करके मैदान में उतरने की जरूरत है। और अगर ये जज्बे के साथ अगर आप मैदान में उतरेंगे, मेरी माओ और बहनों से मैं ये कहना चाहूंगा, अगर सुबह सुबह आपका शौहर और आपका बेटा, आपका भाई उठेगा और ये कहेगा कि अम्मी चाय दो, नाश्ता दो, तो 21 तारीख के दिन अपने बच्चे को, अपने शौहर को एक जवाब देना कि पहले जा पतंग पेल कर आ, उसके बाद ही तुझे नाश्ता दूंगी, चाय दूंगी। ये जज्बे के साथ अगर आप लोग जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमें पूरा यकीन है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तरह से यहाँ पर कामयाब होगी। कल 5 बजे के बाद हम आपके शहर को कानून के तहत हमें छोड़ना पड़ेगा। हम अपने अपने घर चले जाएंगे, हम अपने अपने मुकाम पर चले जाएंगे। लेकिन मैं इतना यकीन के साथ कहता हूँ कि 23 तारीख के नतीजों का इंतज़ार सिर्फ अहमदाबाद की आवाम को ऐसा नहीं है। जीतेगा अहमदाबाद,
लेकिन जश्न पूरा हिंदुस्तान मनाएगा मेरे भाइयों, जश्न पूरा हिंदुस्तान मनाएगा। और यही इल्तिजा हम आपसे गिड़गिड़ा के करने के लिए आए हैं। अपने सियासी जितने भी आपके इख्तिलाफ हो सकते हैं, आपकी कुछ बातों के ऊपर नाराजगियां हो सकती है, हम महज 1 महीना पहले यहाँ पर आए, साबिर काबुलीवाला साहब से मिले, लोगों से मिले, और हमने जब नौजवानों के जोश को देखा तो हमें ऐसा लगा कि नहीं, हम गुजरात में आना चाहिए। हमारा सर झुकने मत दीजिए मेरे भाइयों, हमारा सर झुकने मत दीजिए, क्योंकि हम कहीं पर भी जाते हैं तो आप ही लोगों की दुआएं, आप लोगों की ताकत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद से अब अलग अलग जगह के ऊपर पहुंच रही है। ये जीत यहाँ पर होगी, लेकिन इसका असर पश्चिम बंगाल के अंदर होगा। ये जीत गुजरात के अंदर होगी और गुजरात का असर उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। 23 तारीख के दिन टेलीविजन के ऊपर चर्चा इस बात का नहीं होगा कि कितनी सीटें कौन सी पार्टी जीती है। 23 तारीख के दिन यकीन मानिए, मैं भी टेलीविजन में काम कर चुका हूँ, चर्चा इसी बात का होगा कि महीना भर पहले मजलिस गुजरात के अंदर आई और अल्हम्दुलिल्लाह अपने झंडे गाड़ दी वहाँ पर भी। यही उम्मीद करते हैं। मुझे मालूम है कि आप लोगों को साबिर भाई को भी सुनना है, 2 मिनट के लिए मैं साबिर भाई आपको भी कहने के लिए कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।